अरे नीट घाल रे कवर. सरिता, हाँ अरे ऐकलंस का? बोला. जरा 3,000 रुपए देना, वो साक्षी के पति को देने हैं. इतनी रात को? पता नहीं, कुछ अर्जेंट है बोल रहा था. विराज, तू भी चल मेरे साथ, स्कूटर निकाल. ठीक है. 10 मिनट में राणे मैदान पहुंच रहा है, तो तैयार है ना साक्षी? हो. काय साला? और संजय का फोन स्विच ऑफ आ रहा है. तो एक काम कर विराज, मैदान के वो साइड में देख, उसकी टैक्सी खड़ी होगी. मैं इधर देखता हूँ. जी मौसा. पूरे 1 घंटे इंतजार करने के बाद भी जब उसके मौसा विजय जाधव वापस नहीं आए तो विराज घर लौट आया और उसने अपनी मौसी सरिता को सारा किस्सा बताया. विजय जाधव का सेल फोन ऑफ आ रहा था. यह बड़ी अजीब बात थी क्योंकि साक्षी विजय जाधव की सगी भतीजी थी और संजय उसका पति. संजय और साक्षी का सेल फोन भी ऑफ आ रहा था. रात भर इंतजार करने के बाद सरिता और विराज संजय के घर पहुंचे. सरिता, विराज, क्या हुआ? साक्षी के काका यहाँ आए थे क्या? नहीं तो क्यों? साक्षी ते और संजय भाऊजी काय मौशी? मला नहीं माहिती. मैं अभी उठी हूँ, वो लोग भी घर पे नहीं है. पता नहीं कहाँ चले गए हैं. अरे देवा, ये भी रात भर घर नहीं आए हैं. मौशी, मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए. काहीतरी सॉलिड लोचा है. ये विजय जाधव से तुम्हारा क्या रिश्ता है? सर, ये मेरी मौसी है. इन्हीं के साथ रहता हूँ मैं. अभी 12वीं की तैयारी कर रहा हूँ. मेरे माँ बाप वो दोनों कोकण में रहते हैं. और ये साक्षी और विजय जाधव का क्या रिश्ता है? साक्षी मेरे पति के छोटे भाई अजय की लड़की है. हम सब कोकण के हैं. साक्षी भी 10वीं की तैयारी करने के लिए हमारे यहाँ आई थी 1 साल पहले. अरे अरे बस 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 बेटा बस. देख, यहाँ अब मन लगा के पढ़ाई करना है. अनाजे, तू फिक्र करो ना उससे. अब इसको 10वीं पास कराने का जिम्मा मेरा है. मैं और इसकी आई दोनों डांट डांट के थक गए. 10वीं में 2 बार फेल हुई. बच्चे बड़ी हो गई है, उसे डांटने से नहीं प्यार से समझाते हैं. अब देख, मेरे यहाँ आ गई ना तो मेरा कहा मानेगी. अब तू डायरेक्ट अगले साल आना मिठाई का डिब्बा लेके. सरिता, तू बोल रही थी ना तुझे बेटी चाहिए बेटी चाहिए, अब आ गई बेटी. देख, जा आजा बेटा. दादा, तुम मेरे बड़े भाई से ज्यादा पिता के समान हो. मैं तुम्हारा उपकार. अरे पागल हो गए तू? तेरे मेरे बीच में क्या है रे उपकार? और साक्षी का सिर्फ तेरी बेटी है? अभी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं चाहिए. पहले ये बता, गांव से हापुस आम लाए कि नहीं? 4 पेटी लाए दादा, अपने ही पेड़ के. अरे वाह, अब तो मन भर के हापुस आम खाऊंगा रे. 1 साल पहले 10वीं की तैयारी करनी थी और उतने में इस रिक्शा ड्राइवर संजय से शादी भी कर ली. जी हाँ साहब, मेरा बेटा ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन वो बहुत भला है, बहुत मेहनती है और वो इनके साक्षी से सच्चा प्यार करता है. हमें तो कुछ भी मालूम नहीं था सर. मेरे पति ने बहुत पैसा खर्च करके साक्षी को ट्यूशन क्लास में दाखिल करवाया था. हमें तो यही लगता था कि साक्षी रोज ट्यूशन क्लास जाती है. गो
मुसंगतीनं माझ्या तू येशील काय, गो मुसंगतीनं माझ्या तू येशील काय, माझ्या फिरतेची राणी तू होशील काय, गो मुसंगतीनं. ये लो. सुन, तू 18 की हो गई है. हाँ, क्यों? फिर तो 10वीं की एग्जाम तो शादी के बाद भी दे सकती है. काय तेरिस काय, मैं तुझसे शादी क्यों करूंगी? क्योंकि तेरे गाल लाल हो गए, सांसें फूल रही हैं तेरी, और देख आंखें मुस्कुरा रही हैं. वैसे मेरी खोली कोई महल नहीं है, लेकिन जब तू आ जाएगी ना तो हम मिलकर बनाएंगे ताजमहल. बोल बनाना है? साक्षी के बाबा बहुत बिगड़ गए थे जब साक्षी ने उन्हें संजय के बारे में बताया. अरे ऐसे मुंह काला करने के लिए भेजा था तुझे? मेरी नहीं तो कम से कम काका की इज्जत का ख्याल की होती बेशरम. ये देख, कोई मुंह काला वाला नहीं किया है हमारे साक्षी ने. मुंह काला कब होता है? जब वो कोई गलत करती तो. ऐसा कोई गलत तो किया नहीं है ना उसने. साक्षी बेटा, ऐसा कोई गलत नहीं किया है ना तूने? काका, हम सच्चा प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं. संजय अच्छा लड़का है. हाँ, अच्छा लड़का है. तू गप्प बस रहे. ये देख, मैंने पता किया है, संजय अच्छा लड़का है. अब गरीब है तो क्या हुआ? अरे हम तो कभी इससे भी ज्यादा गरीब थे, लेकिन लड़के में कोई बुरी आदत नहीं है. हाँ, ईमानदार है, मेहनत से कमाता है, और सबसे बड़ी बात तो हमारे बच्ची से प्यार करता है. ये देख, तू टेंशन मत ले, शादी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा. अरे दादा ये, अरे गप बस, मुझे चर्चा नहीं चाहिए अभी. देख, अरे घर की इज्जत को इज्जत से विदा करते हैं. समाज में गर्दन झुकनी नहीं चाहिए हमारी. हाँ. शादी कब हुई थी? 1 महीने पहले, 1 जुलाई को. दहेज को लेकर कुछ अनबन हुई थी? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं मांगा, सब कुछ अच्छी तरह से हो गया था. मेरे पति ने अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया साक्षी को. साक्षी की विदाई के बाद तो जैसे उनका दिल बैठ गया था. हर हफ्ते कुछ ना कुछ लेकर जाते थे उसके लिए. अरे संधी जी आप. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. कधी आलात तुम्ही? ये क्या है, अभी कुछ साड़ियाँ लाया था साक्षी के लिए. वैसे आपके लिए भी साड़ी लाया हो. कशाला उगाच माझ्यासाठी? आई, मैंने काका को बोला था कि मुझे साड़ी नहीं चाहिए, लेकिन काका सुनते ही नहीं. काका, मला एक आई नको. बेटा, ये तुम्हारे पिता समान है. अगर वो तुम्हें प्यार से कुछ दे रहे हैं तो ले लो ना चुपचाप. और कल रात साक्षी के पति संजय ने विजय यादव से 3,000 रुपए मांगे. हो सर, और वो भी एकदम अर्जेंट. मैं और मौसा जी गए थे रानी मैदान पैसे लेके, लेकिन फिर मैंने देखा कि मौसा जी साक्षी ताई के साथ संजय भाऊ की रिक्शा में बैठ के कहीं चले गए. रिक्शा का नंबर याद है? हाँ साहब, MH02Z484. पाटिल, आरटीओ में फोन करके पता करो कि ये रिक्शा किसके नाम पे रजिस्टर हो. साहब, और आप दोनों का घर तो 5 मिनट की दूरी पर है ना? हो साहब. तो संजय और साक्षी ने आपको बताया नहीं कि दोनों कहाँ जा रहे? रात को खाने के बाद मेरा बेटा और बहू दोनों बाहर टहलने जाते हैं. मुझे लगा ऐसे ही गए होंगे. फिर मैं दवाई खाई और सो गई. सरिता जी, क्या इसके पहले कभी संजय ने आपसे पैसों की मांग की थी? कभी नहीं, ये पहली बार था. मेरा बेटा बहुत ही खुददार लड़का है. उसने आज तक कभी किसी से पैसे उधार नहीं लिए. फिर पता नहीं अचानक उसे समधी जी से 3,000 रुपये क्यों मांगने पड़े. सब पता चल जाएगा. पाटिल, साक्षी, संजय और विजय यादव तीनों के लेटेस्ट फोटोग्राफ इन लोगों से ले लेना. तीनों के मोबाइल नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो और तीनों की मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवा लेना. हो सर. चलिए आप लोग मेरे साथ आइए. साहब, क्या लगता है आपको? कोई कुछ बोल नहीं रहा है. ये घरेलू मामले बड़े पेचीदे होते हैं, लोग खुलकर बात नहीं करते. पाटिल, हमें इनकी खामोशी को सुनना होगा. एक काका, उनकी हाल ही में ब्याही भतीजी और उस भतीजी का पति, तीनों गायब थे. इतनी रात को क्या इमरजेंसी आ गई थी? कई सवाल उठ रहे थे. और तब डोंबिवली के एक दूसरे मैदान से खबर आई जिसने इस घरेलू मामले वाले केस को खून से सींच दिया. साहब, इस तरफ आइए. चल. बॉडी को पलट दो.
सर बॉडी से कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला, चेहरा बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पत्थर से सर फोड़ा गया होगा, उसके बाद चेहरा बिगाड़ दिया गया है ताकि लाश को कोई पहचान न सके। कत्ल करने से पहले विक्टिम को काफ़ी मारा पिटा गया, नोचा गया। ये घूंसों के निशान और उसके बाजू में नाखूनों के निशान भी है। नॉर्मली मर्दों के नाखून इतने लंबे नहीं होते। मतलब इस मर्डर में एक औरत भी शामिल है। साहब कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन उस विजय यादव के कपड़ों से मैच हो रहे हैं जो उसने कल रात पहने थे। डॉक्टर साहब ये विक्टिम की उम्र क्या होगी? करीब 40 से 45 साल। विजय यादव की उम्र भी 45 साल है। पाटिल, और कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क मिला या सेल फोन? कुछ नहीं मिला सर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मौत की टाइमिंग क्या होगी? कल रात 11 और 12 बजे के बीच। साहब विराज ने कहा था कि विजय यादव 10:30 के आसपास साक्षी और संजय के साथ ऑटो रिक्शा में कहीं गया था। पाटिल, फॅमिलीला आयडेंटिफिकेशनसाठी बोलावून घ्या। सर, साक्षी और संजय के सेलफोन्स अभी भी ऑफ है, और ये भी सुनने में आया कि संजय किसी धनी का ऑटो किराए पे चलाता था। नहीं साहब, शादी से पहले संजय ऑटो चलाता था। शादी के बाद वो ऑटो चलाना बंद कर दिया था और सुपर कूल टैक्सी सर्विस में नौकरी करने लगा था। तो फिर वो ऑटो किसका था जो विराज ने देखा था? सर आरटीओ से बात हुई है, आज शाम तक सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, इन्होंने जो मिसिंग की कंप्लेंट लिखाई उसको अपडेट कर देना। संजय और साक्षी के ऊपर किडनैपिंग, मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा देना। हो साहब। साहब मेरी बेटी अपने खुद के काका का अपहरण और हत्या कैसे कर सकती? उसके लिए तो दादा ने वो किया था जो शायद मैं कभी नहीं कर पाता। ये बघा अजय यादव, बड़े बड़े जुर्म परिवार के अंदर ही होते हैं। लेकिन हमारे परिवार में तो ऐसी गड़बड़ नहीं थी साहब। पहले अपने काका के पैर छू, पहला हक उनका बनता है। बस हमारे परिवार का आपसी प्यार ऐसा ही बना रहेगा। हमारा ये रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है बेटी। ये तो एक नई शुरुआत है और तू कभी अकेली नहीं रहेगी। तेरा एक काका साहे की तरह हमेशा तेरे साथ रहेगा, समझी ना? मेरी साक्षी अब विजय दादा की बहुत इज्जत करती थी साहब। अजय यादव, पता चल जाएगा कि ऐसा क्या हुआ था कि इज्जत नफरत में बदल गई। देखिए, ये मर्डर 3000 रुपए के लिए नहीं हुआ है। संजय और साक्षी के अलावा और लोग भी इसमें शामिल थे। पर क्यों साहब? दादा ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, हमेशा भला ही किया था। मुझे तो लगता है उस संजय ने ही कोई चाल चली होगी, मेरी साक्षी को फंसाया होगा। बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। पुलिस को साक्षी और संजय पर शक हो गया था कि उन्होंने साक्षी के पिता समान काका विजय यादव का कत्ल किया है। लेकिन इस कत्ल के पीछे कोई ठोस वजह पकड़ में नहीं आ रही थी। इस केस के पत्ते धीरे धीरे तब खुलने लगे जब पुलिस को यह पता चला कि वो ऑटो कहां था। ऑटो रिक्शा का ड्राइवर यहीं रहता है? हाँ साहब, मुन्ना नाम है उसका। कुछ लफड़ा हुआ क्या? हम इसी मुन्ना को ढूंढ रहे हैं। पास के मैदान में हुए मर्डर केस में इसी ऑटो का इस्तेमाल किया गया था। मुन्ना अब गायब है। हाँ साहब, वाड़ी में तो सब लोग यही बातें कर रहे थे कि... क्या बातें कर रहे थे? यही कि संजय और साक्षी के साथ साथ संजय के 3 दोस्त, वो भी अभी तक घर नहीं लौटे। एक वो अभिषेक, किराने वाले का लड़का, दूसरा वो जावेद, मैकेनिक है, और तीसरा वो कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का अजय। और ये ऑटो रिक्शा वाला मुन्ना? संजय और मुन्ना एक टाइम में 50-50 रिक्शा चलाया करते थे। मतलब एक शिफ्ट ये एक शिफ्ट वो। अब सिर्फ मुन्ना ही गाड़ी चलाता है। वो रहा मुन्ना। मंगेश सावंत, मुन्ना। ओ साहब,
संजय कहाँ है मुन्ना? मुझे नहीं पता साहब। संजय कहाँ है? साहब बस सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम है साहब। विजय जाधव के किडनैपिंग में तेरा रिक्शा इस्तेमाल हुआ था जो संजय चला रहा था। सच सच बता दे संजय कहाँ है, वरना पूरी जिंदगी रिक्शा अप डाउन में चलाते बैठेगा। मुझे नहीं मालूम था कि संजय मेरा रिक्शा कहाँ लेकर गया था। जब से उसने ये लाइन छोड़ी तब से मैं उससे कभी नहीं मिला। परसों रात को वो अचानक मेरी खोली पे आया और उसके साथ में उसकी बीवी साक्षी भी थी साहब। अरे संजय, वही नहीं, आओ अंदर आओ। अरे नहीं मुन्ना, फिर कभी आएंगे। मुझे तेरी रिक्शा चाहिए। क्या वापस ऑटो लाइन में आने का इरादा है? अरे नहीं रे, मैं अपनी टैक्सी चलाकर मस्त है, बस सिर्फ अभी के लिए चाहिए। तेरी वहिनी को सैर कराने लेकर जाना है ना? जरूर लेके जा। ये ले चाबी। चल मुन्ना, मिलता है। आराम से, कोई घाई नहीं है। सुबह तक भी गाड़ी लौटाएगा तो चलेगा। वैसे ही मुझे अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। चल 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 चल। फिर गाड़ी तेरे पास आई कैसे? सब मुझे लगा कि वो सुबह गाड़ी लौटाएगा, लेकिन वो रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे वो सर गाड़ी लौटा के चला गया। अरे संजय, मुन्ना ये ले चाबी। तो सुबह लौटाने वाला था ना? नहीं मुन्ना, वो मेरा काम हो गया। काम हो गया? संजय, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। चल मैं निकलता है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम है साहब। सोच ले मुन्ना, आखिरी चांस दे रहा हूं मैं तुझे। हाय शपथ साहब, माँ कसम साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम है साहब। सर, साक्षी का फोन ऑन हुआ था सर, विठल नगर बस स्टेशन के पास हरिओम गेस्ट हाउस। लेडी कांस्टेबल को साथ में ले लो। सर। पाटिल साहब, गेस्ट हाउस के मैनेजर को पता है ना क्या करना है? हो साहब, समझा दिया है। अभिषेक, तेरा सातारा का टिकट। जावेद तेरा जालना का। और जय, तू पुणे निकल रहा है यार। और ये कुछ थोड़े बहुत पैसे हैं, आपस में बांट लो तीनों। अरे यार, रखना अपने पास पैसे, क्या है दोस्ती में ये सब। मेरे कारण तुम सब लोग फंस गए ना? बस क्या भाभी, राखी बांधी आपने हम तीनों को। हाँ जावेद, लेकिन हमारे प्लान में ये सब तो नहीं होना था। प्लानिंग में थोड़ा 19-20 होता है। विराज वहाँ नहीं आया होता तो हम लोग अपने अपने घरों में बैठे होते। जो काम करना था वो तो हो गया, बस अब जो होगा देखा जाएगा। संजय, अभी तुम दोनों का क्या प्लान है? मैंने जलंधर की टिकट निकाली है यार। उधर मेरा एक दोस्त है, टैक्सी चलाता है, तो बोला कि तू इधर आ जा, वो सब सेट कर देगा। चलो यार, ट्रेन का टाइम हो रहा है, निकलते हैं, फिर पता नहीं कब मिलेंगे। ओ मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, ओ मैनेजर साहब, अरे दरवाजा खोलो। दरवाजा काहे को बंद किया है? मैनेजर साहब, नहीं, इन्हें कुछ मत करो। अच्छा, बस सभी के सभी यही मिल गए। लेके चलो सबको। कहाँ मारला? ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ? पाटिल, लाल मिर्ची लेके आ। नहीं, नहीं, मेरे सामने, मैं सब कुछ बताती हूँ। उन्हें मत मारिए और मत मारिए उन्हें। हाथ जोड़ती हूँ आपके, पाए पड़ते, जो भी कुछ हुआ सब मेरे कारण। उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें कुछ मत कीजिए। काफी पूछताछ के बावजूद संजय और उसके तीनों जिगरी दोस्त
विजय जाधव की हत्या के बारे में मुंह नहीं खोल रहे थे, लेकिन उनकी दर्द भरी चीख सुनकर साक्षी की जुबान खुली। साक्षी ने पुलिस को बताया कि किस तरह से विजय जाधव की हत्या की गई, लेकिन जब हत्या का कारण साक्षी की जुबान पर आया तब पुलिस कर्मचारी भी सुनकर दंग रह गए। साक्षी की कांपती जुबान ने उस सच को बयां किया जो हमारे देश के हजारों घरों की दीवारों के बाहर नहीं जाता, बस इन दीवारों में यादों का मुर्दा बनकर दफन हो जाता है। साहब, मेरी संजय से सगाई हुई थी और शादी की डेट 1 जुलाई की फिक्स हुई थी। मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश। अगर साक्षी, मैं मंदिर जा रही हूँ, तू भी चल। मुझे समझ नहीं आता, आप हर सोमवार को उपवास रखती हैं, मंदिर जाती हैं, ऐसा क्यों काकू? ताकि तेरे काका की लंबी उम्र और लंबी हो, उनकी तबीयत हमेशा ठीक रहे। तू भी क्या करना अपने संजय के लिए। अरे ना बाबा ना, पहले संजय से शादी तो होने दो। लेकिन हाँ, अगर आप काका के लिए उपवास रखने को बोलोगी तो मैं अभी शुरू हो जाती हूँ। नको नको, उपवास मत रखो काका के लिए, बस उनको टाइम से दवाई दे देना। बरका, बोलना नहीं। नहीं बोलूंगी काकू। चल ये तेमी। काका, आपकी दवाई। अरे तूने क्यों तकलीफ की, मैं ले लेता। काकी मुझे कह के गई थी कि आपको टाइम पे दवाई दे दूं। विराज और राजू कहाँ गए? वही क्रिकेट का भूत ना? हो काका, वो दोनों तो कैप भी लगा के नहीं गए। ये लीजिए। अरे वाह, तेरी सगाई की अंगूठी तो बहुत सुंदर है। ये बस नहीं थे, ये बस मस्त है ना? हाँ मस्त है। काका, ये क्या कर रहे हैं आप? मस्त है ना? काका, मस्त है ना? मस्त है ना? काका छोड़िए। काका ये हम जो भी करेंगे हम दोनों के बीच में ही रहेगा, समझ ली ना? याद रख, तू अगर किसी से कहेगी तो भी कोई यकीन नहीं करेगा, मगर मैंने अगर कह दिया कि ये सब तेरी मर्जी से हुआ है तो सब यकीन करेंगे। तेरा संजय भी यकीन करेगा, समझे ना? मुझे लगा ये कोई बहुत ही गंदा सपना है जिसमें मेरे खुद के काका ने मुझे गंदा किया, मज़ा बेकार केला साहेब। मैं सोचती रही कि अब ये सपना ख़त्म होगा, अब उठूंगी, पर ऐसा नहीं हुआ साहिब। ये बुरा सपना चलता रहा, 3 महीने तक चलता रहा साहिब। विजय ने अपने छोटे भाई अजय की बेटी साक्षी के साथ बलात्कार किया था। छोटा भाई अजय अपनी बेटी साक्षी को विजय की हिफाजत में सौंप कर गया था। साक्षी विजय को अपने पिता से ज्यादा सम्मान देती थी। 2 महीने बाद साक्षी की शादी होने वाली थी और इसी दौरान विजय जाधव ने अपनी विकृति का जहरीला फन उठाया। उस दिन से लेकर साक्षी की शादी से 2 रात पहले तक विजय जाधव ने अपनी भतीजी को बार बार डसा, उसे सुन और बेजुबान छोड़ दिया। साक्षी इस घिनौनी हरकत के बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाई, बस इंतजार करती रही कि कब उसकी शादी हो जाए और उसे इस भयंकर दर्द से छुटकारा मिले, लेकिन नहीं। अरे बस बेटे बस, हमारे साथ तेरा ये रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। तेरा ये काका साए की तरह हमेशा तेरे साथ रहेगा।
घर में कोई नहीं है ना साक्षी? तो आजा फिर। काका, मुझे साड़ी नहीं चाहिए। मैं चाय लेके आती हूँ। इतना बोला ना तेरे को, आ मेरे पास। काका, मेरी शादी हो चुकी है। तेरी शादी अगर मैं करवा सकता हूँ तो तोड़वा भी सकता हूँ। तेरा इधर अरे संदीप जी आप। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं अलग अलग लोगों को अलग अलग झूठ बोलती रही कि मेरी ये उंगली कैसे टूट गई। खुद से भी झूठ बोलती रही क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं होता था कि मेरे खुद के काका मेरा कर सकते हैं। लेकिन साहिब, मैं संजय से ज़्यादा दिन झूठ नहीं बोल पाई। साक्षी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। तो दुखी है ना? नहीं तो? झूठ बोल रही है तो मुझे पता है कि तू क्यों दुखी है। क्या पता है? यही कि तू मेरे साथ खुश नहीं है। मेरी नौकरी से, मेरी कमाई से, इस छोटी सी खोली में दम घुटता है ना तेरा। तू अपने काका के पास जाना चाहती है? नहीं नहीं, कभी कभी नहीं। मैं उस घर में कदम भी नहीं रखना चाहती और ये भी नहीं चाहती कि वो आदमी इस घर में आए। क्या हुआ? कोई झगड़ा हुआ क्या? नहीं, सब खत्म हो गया। साक्षी बोल ना। मला 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 सांग ना मला। संजय वो मेरा काका नहीं, वो तो एक राक्षस है। साक्षी बस। अब वो राक्षस तुझे कभी नहीं छुएगा। बहुत दूर चले जाएगा। नहीं, विजय जाधव दूर जाएगा, और इतना दूर जहां से कभी कोई नहीं लौटता। नहीं नहीं, तू फिक्र मत कर साक्षी, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। साहब, साक्षी मेरे तीनों दोस्तों को राखी बांधती है। जब मैंने इन तीनों को वो बात बताई तो इन तीनों ने कसम खा ली कि विजय जाधव को तो मारना ही मारना है। मैंने अपने दोस्त मुन्ना से उसका ऑटो लिया और विजय जाधव को 3000 रुपए के बहाने राणे मैदान पर बुलाया। बस। विराज साथ आ गया तो गड़बड़ हो गई, लेकिन फिर भी हम तीनों पीछे नहीं हटे। संजय, अरे क्या रे, कितना टाइम लगा दिया है? हाँ? अरे क्या, तो फिर से रिक्शा चलाना चालू कर दिया? साक्षी, तू पण आलीस? सब ठीक तो है ना बाबा? काका, आप अंदर बैठिए ना, आपसे कुछ बात करनी है। कैसी बात कर? क्या चल रहा है तुम लोगों का? क्या करता है? अरे जय और जावेद हमें
अनुपम नगरी मैदान पर मिले और हम चारों ने मिलकर हम पांचों ने मिलकर ये सब क्या हो रहा है? साक्षी, तो बता इन लोगों को। नहीं काका, आप ही बोलिए। जिस बात के लिए आप मुझे धमकियां दे रहे थे वो बात अब संजय को बता दीजिए। कौन सी बात बेटी? बेटी? अब बेटी बोल रहा है मुझे? बोल मेरे पति को, बता मेरे भाइयों को। कैसे तूने मेरा किया था? कभी ने कैसे तूने मुझे धमकियां दी? मेरे मामा ने तुझ पे भरोसा करके तेरे घर भेजा और तूने अपनी भाई की बेटी के साथ छी, तू है तुझ पे। संजय, तुम दोनों निकलो, हम लोग इसका थोबड़ा बिगाड़ देंगे। देखो साक्षी, विजय जाधव को तो सजाए मौत मिलनी ही चाहिए थी, पर तुम लोगों के हाथों से नहीं, कानून के हाथों से। पर साहब, कानून विजय यादव को सजाए मौत कभी नहीं देता। शायद नहीं, पर जो जिल्लत भरी जिंदगी उसे मिलती थी वो उससे जीते ही मार डालती थी, और तुम दोनों की जिंदगी शुरू होने के पहले खत्म नहीं होती। दुर्भाग्यवश जो सजा विजय जाधव को मिलनी चाहिए थी, कानून अब तुम्हें देगा। बाबा, आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, है ना? काका तो आपके लिए दूध के धुले थे। आप सोच रहे होंगे कि मुझ में ही कोई खोट है ना बाबा? अरे एक बार तो बोली होती। आप दिल से नहीं बोल रहे बाबा, तभी तो आंखें नहीं मिला पा रहे आप मुझसे। काका ने ठीक ही कहा था, कोई मेरा यकीन नहीं करेगा, बोल के कोई फायदा ही नहीं। चला चला। साक्षी, संजय, जावेद, अभिषेक और जय को कोर्ट में पेश किया गया। इनके खिलाफ चार्जशीट का ऑर्डर दिया गया है। फिलहाल पांचों जुडिशियल कस्टडी में। इंसेस्टुअस यानी कि परिवार के किसी सदस्य द्वारा किया गया। दुनिया भर में इस तरह के कार को बेहद संगीन जुर्म माना जाता है और अक्सर इस तरह के जुर्म के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। 1983 में हमारे देश के लॉज में काफी महत्वपूर्ण सुधार आए और उनमें से एक था के लिए मिनिमम सजा, जो इस वक्त है 7 साल बामशक्कत। साथ ही कस्टोडियल केसेस में मिनिमम 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा तय की गई है। कस्टोडियल वो होता है जहां अपराधी अपनी पोजीशन का फायदा उठाता है, जैसे पुलिस ऑफिसर, जेल का वार्डन, हॉस्पिटल स्टाफ, सरकारी ऑफिसर वगैरह वगैरह। बच्चे माँ बाप की कस्टडी में होते हैं तो कॉमन सेंस की बात है कि पिता या पिता समान रिश्तेदार जो गृहस्थी का कर्ता धरता है, फैमिली का हेड, यदि ऐसा शख्स अपनी कस्टडी में किसी बालिग या नाबालिग बच्चे का यौन शोषण करता है तो वो सीधे सीधे कस्टोडियल के दायरे में आना चाहिए। कानूनी परिभाषाओं में सुधार लाए जा सकते हैं, सजा और सख्त की जा सकती है, लेकिन इंसेस्ट और इंसेस्ट को लेकर एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वो है सामाजिक डिनायल। हमारा समाज इंसेस्ट के बारे में, परिवार के सदस्यों के बीच लैंगिक संबंधों के बारे में बात करने से भी कतराता है। हम इस तरह से पेश आते हैं जैसे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और अगर होता भी है
तो विदेशी मुल्कों में होता होगा। हमारे यहाँ तो ये असंभव है। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफिशियल और अनऑफिशियल आंकड़े ये बताते हैं कि हमारा देश इंसेस्ट और इंसेस्टुअस दोनों में टॉप करता है। लेकिन परिवार की गरिमा, खानदान की इज्जत जैसे शब्दों के बोझ के नीचे ये बेहद घिनौनी और चिंताजनक सामाजिक समस्या दबाई जाती है, छुपाई जाती है, नकारी जाती है। बच्चों पर लगे मानसिक घाव काफी हद तक नजरअंदाज किए जाते हैं, ये सोचकर कि बड़े होने पर बच्ची या बच्चा सब कुछ भूल जाएंगे, समय सब ठीक कर देगा। पर ऐसा होता नहीं है। इंसेस्ट और इंसेस्टुअस दोनों के पीड़ित दरअसल एक तरह की उम्र कैद की सजा काटते हैं, एक ऐसी मानसिक काल कोठरी में जहां से निकलना बेहद मुश्किल होता है। पर यह असंभव नहीं है। एजुकेशन, डिस्कशन और लेजिस्लेशन, ये सब मजबूत हथियार हैं हमारे बच्चों की रक्षा करने के लिए। दर्शकों, हम और आप ये ना सोचें कि किसी और के बच्चों की समस्या है। यकीन मानिए, 53% हिंदुस्तानी बच्चों का किसी न किसी रूप में यौन शोषण हुआ ही होता है।